मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मैं आज लेह में आपके बीच में आने का मौका मिला है। वैसे तो मैं ये कई बार आया हूं, लेकिन कुछ पल ऐसा होता है जो हमेशा के लिए परमानेंट वो लकीरों में लिख जाता है और मिटता नहीं है। मैंने शुरू से जब कुशोक बाकुला रिम्पोचे जी के बारे में सुना और जब मैं कॉलेज में थे तब वो एम्बेसडर के रूप में मंगोलिया में काम करते थे, भारत के प्रतिनिधि करते थे, भारत के लिए काम करते थे। और हम लोग ये सोचते हैं कि एम्बेसडर जो है वो भारत का एक पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ध्यान रखने के लिए विदेश में राजदूत के हिसाब से काम करते हैं। और मैं आपको दिल से कह रहा हूँ, ऑनेस्टली कह रहा हूँ, उस समय मुझे अंदाज भी नहीं था, मेरे सपनों में भी ये ख्याल भी नहीं था कि जो हमारा एम्बेसडर के रूप में जो काम कर रहे थे मंगोलिया में, वो मंगोलिया के पूरे जीवन बदल देगा, तस्वीर बदल देगा और मंगोलिया जैसे प्राचीन देश में बौद्ध धर्म को फिर से जीवित करेगा। ये मेरा अंदाज नहीं था। और जब मुझे ये पता चला तो मैंने सोचा कि मुझे मंगोलिया जाना चाहिए और अपने आंखों से देखना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए और महसूस करना चाहिए। इस दुनिया में करोड़ों लोग आए हैं, करोड़ों लोग अभी जीवित हैं और करोड़ों लोग चले जाएंगे, आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे। दुनिया ही ऐसा है। बुद्ध भगवान ने कहा है कि कोई परमानेंट चीज़ नहीं है, लेकिन सदियों में कुछ पल ऐसा आता है जो इस धरती में आते हैं और कुछ ऐसा काम करके जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए उसको याद रखते हैं। और जो इंसान के रूप में जरूर पैदा हुआ है, लेकिन एक साक्षात भगवान का रूप में होता है। ऐसा ही सदियों में जो एक इंसान के नाम में पैदा हुआ है, लेकिन इंसान से कई ऊपर उठ करके अपने छाप छोड़ के चले गए, वही है कुशोक बाकुला रिम्पोचे, जिसका स्टेचू अनवेल करने के लिए हम लोग सब यहाँ आए हैं। ये एक साधारण समय नहीं है और साधारण ओकेजन नहीं है। मूर्ति हमने कई हजारों मूर्तियाँ मैंने अपने हाथों से अनवेल किया है, लेकिन आज का ये बहुत ही विशेष है। इसलिए मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि मैं भी किसी जन्म में कुछ पुण्य काम किया होगा जो कुशोक बाकुला रिम्पोचे का स्टेचू को अनवेल करने का मौका मेरे हाथों से मौका मिला है। मैं नमन करता हूँ कुशोक बाकुला रिम्पोचे का और उसके काम के बारे में ज़्यादा बताने का मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं लद्दाख में खड़ा हूँ। अगर मैं कहीं और होते तो मैं ढेर सारे चीज़ बताते हैं कि कुशोक बाकुला रिम्पोचे क्या थे, क्या काम किया, क्या क्या योगदान है, वो मैं बहुत बताते हैं। लेकिन लद्दाख में, लेह में तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। और जो अभी किताब जो हम लोग ने निकला है, उन्हीं का चेला, उन्होंने जो किताब लिखा है वो तो मेरे ख्याल से सब पढ़ेंगे ही, और उसके अलावा भी सबको मालूम है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहूँगा। मगर जब मैं मंगोलिया गई, कई बार मैं मंगोलिया गई, और आखिरी जो पिछली बार मैं गए थे, बुद्ध भगवान का अवशेष लेकर के मंगोलिया गए, हमारा इंडियन बड़ा डेलीगेशन था और प्रधानमंत्री जी ने मुझे डेलीगेशन का लीडर बना करके जब भेजा, और हमारे दुनिया का जो सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है C-17 ग्लोब मास्टर लेकर के हम जब मंगोलिया पहुँचे हैं और रेलिक्स को हम लोग एयरक्राफ्ट से जो बाहर उतार रहे थे, तो जो बौद्ध धर्म के परंपरा से जो हमारा स्वागत हुआ, उनके पूरा राष्ट्रपति, उनके जो स्पीकर, मंत्री पूरे के पूरे जिस तरीके से जुड़े हैं, तब मैं याद कर रहा था कि ये परिस्थिति और ये दृश्य अगर कुशोक बाकुला रिम्पोचे नहीं होते तो ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिलते। ऐसा दृश्य, अद्भुत दृश्य हमने मंगोलिया में देखा है। और मुझे जो सम्मान मिला है, मुझे जो
जो इज्जत दिया है, जो स्थान दिया है, मैं भारत सरकार का एक मंत्री के रूप में जो मिला वो तो अलग है, लेकिन मैं मानता हूं कि वो मंगोलिया राष्ट्र पूरा बौद्ध धर्म में फिर से समावित हो गई है। उसके चलते वो भारत को बौद्ध धर्म का जन्म स्थान, बुद्ध भगवान का जन्म स्थान, बुद्ध का देश होने के नाते भारत के प्रति धार्मिक भाव से जो देखता है, उसी के चलते, क्योंकि मैं भारतीय हूँ, एक हिंदुस्तानी हूँ, भारत से आया है, इसीलिए मेरा सम्मान और ज़्यादा हो गया। इसे मैंने देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मिनिस्टर कम भारतीय होने के ज़्यादा मुझे सम्मान ज़्यादा मिला है। हमारा देश का अपना एक पहचान है, एक प्राचीन काल से भारत का एक पहचान रहा है, और इस पहचान को मैं मानता हूं कि कई साल बाद, सदियों बाद फिर से एक तरीके से जीवित होते हुए मुझे दिखाई दिया। अशोक सम्राट जब इस देश का साम्राज्य को संभालने का दायित्व लिया था, उसने बौद्ध धर्म को पूरा दुनिया में फैलाया। उसके बाद कई राजा आए, कुषाण के समय में, राजा कनिष्क के समय में पूरा मध्य एशिया से लेकर के पूरा बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। और उसके बाद कहीं ना कहीं हम आज़ादी तो मिल गया, गुलामी से आज़ादी मिल गया, लेकिन हमारा स्टेट पॉलिसी, भारत सरकार का जो स्टेट पॉलिसी में कहीं मुझे कमी नजर आ रहा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब इस देश का प्रधानमंत्री बना और पहली बार जब यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधि के रूप में भाषण दिया, वो लफ्ज़ मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं एक बुद्धिस्ट होने के नाते सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, मैं फिर से एक भारतीय होने के नाते कह रहा हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में ऊंचे आवाज, बुलंद आवाज में उन्होंने पुकारते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, हमने संदेश दिया है शांति का। और फिर से मोदी जी ने जो 12 तारीख बुद्ध पूर्णिमा वैशाख के दिन में जब पाकिस्तान के साथ चलते हुए कॉन्फ्लिक्ट को सीज फायर करते हुए जब प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया को संबोधित किया, तब उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण वाक्य बुद्ध जन्म दिवस में जो कहा है वो समझने लायक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बुद्ध भगवान का संदेश है शांति कायम होना चाहिए, और शांति कायम करने के लिए अगर उस रास्ता में कोई बाधा आएगा तो वो बाधा को भी शक्ति से निपटते हुए शांति के रास्ता में जाकर के हम शांति स्थापित करेंगे। ये बुद्ध जन्म दिवस में, बुद्ध जयंती में, बुद्ध वैशाख पूर्णिमा का समय देश का प्रधानमंत्री का ये संदेश कोई छोटा मोटा मामूली संदेश नहीं है, और ये सिर्फ भारत के लिए संदेश नहीं है, ये पूरा दुनिया के लिए संदेश है। ये आतंकवाद जो चल रहा है, टेररिज्म जो चल रहा है, मारा मारी चल रहा है, धर्म को नाम को लेकर के गुमराह करके एक दूसरे के प्रति जो मारा मारी चल रहा है, उसको बंद करने के लिए बुद्ध के संदेश को लेकर जाना बहुत जरूरी है। वही मिडिल पाथ है, वही शांति का पथ है। यही बुद्ध भगवान ने कहा है, उसी संदेश को हमारा देश का प्रधानमंत्री जी ने दोहराते हुए आगे ले जाने के लिए संकल्प लिया है। हर धर्म शांति का बात करता है, हर धर्म का जो मूल रूप आप देखा जाएगा तो उसमें शांति का ही बात को कहता है, शांति का पैगाम लेके जाता है। लेकिन कुछ लोग धर्म को भी दुरुपयोग करता है, और धर्म का जो ग्रंथों में जो लिखा है उसका भी दुरुपयोग करता है, उसका भी मीनिंग को बदलते हुए गलत रास्ते में जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं युवाओं को, लोगों को। और हमारा देश में और दुनिया में आतंकवादी घटना और कई मारामारी घटना हमने देखा है, खून खराबा होते हुए हमने देखा है। इसको बंद करना होगा। कोई भी धर्म गलत बात बोलता नहीं है,
लेकिन धर्म को अपने तरीके से मिसयूज करना, बेइस्तेमाल करते हुए अशांति फैलाना, इसको रोकना होगा। और मैं ये मानता हूँ कि ये बुद्ध धर्म, जहाँ भी बुद्ध धर्म पहुँचेगा वहाँ शांति पहुँचेगा, ये भी मैं मानता हूँ। और साथ साथ में मैं एक बौद्ध होने के नाते ये भी कहना चाहता हूँ कि मैं तो भारत सरकार का मंत्री हूँ, मेरे लिए हर धर्म बराबर है और होना भी चाहिए। हर धर्म बराबर होना चाहिए, हर धर्म को बराबर सम्मान इज्जत भी देना चाहिए। कोई किसी के प्रति घृणा रखने का आवश्यकता नहीं है। अगर मैं बौद्ध धर्म हो करके, बौद्ध धर्म को मानते हुए किसी और धर्म के प्रति घृणा रखेंगे, खराब बात बोलेंगे, तो इसका मतलब मैं सच्चा बौद्ध नहीं हूँ। मैं हर एक इंसान को उसी नज़र से देखता हूँ जो मेरे घर के या मेरे देश के या मेरे धर्म के एक सदस्य हो। मैं सबको बराबर नज़र से देखता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी मानता हूँ कि बुद्ध धर्म जो है सिर्फ बौद्ध धर्म बोल के अपने आप को बौद्ध बोलता है, उसके लिए नहीं है। मैंने अपने वैशाख पूर्णिमा का दिन में भी कहा है कि जो भी शांति के पथ पर चलता है, जो भी भाईचारा का बात करता है और जो भी हमारे इस दुनिया में एक दूसरे से मिलजुल करके बैठने का बात करता है, करुणा का बात करता है, वो बुद्ध के रास्ते में चल रहा है, यही मानना है। बुद्ध ने और कुछ नहीं कहा, यही कहा कि हम सब इसी रास्ते पे चलना है। इसलिए मैंने दुनिया में जहाँ भी देखा है, भारत के प्रति जो इज्जत, जो सम्मान, वो एक तरीके से बुद्ध भगवान इस धरती में, इस पवित्र धरती में जन्म लिया है, इसलिए हमारा देश को एक गुरु के नज़र से देखते हैं, एक स्पिरिचुअल लैंड के नज़र से देखते हैं। मैंने बुद्ध भगवान के रिलीक्स लेकर के अभी वियतनाम गए हैं और वियतनाम में अभी भी हमारा बुद्ध अवशेष अलग अलग स्थानों में जा रहे हैं। शायद अभी हनोई में उनकी राजधानी में पहुंचने वाले हैं। मैं जब यहाँ से लेकर के उस दिन गए थे तो मैंने जो देखा, मैंने अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी बोला है, लोग कहते हैं जो कम्युनिस्ट होते हैं वो एथिस्ट होते हैं। जो कम्युनिस्ट होते हैं वो धर्म नहीं मानते हैं। वो चाइना कम्युनिस्ट नेशन है, वहाँ कोई भी कम्युनिस्ट सदस्य अपना नाम के पीछे में धर्म नहीं लिखता है और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ही ये है कि वो धर्म नहीं मानते हैं। और वियतनाम एक कम्युनिस्ट देश है। और जब मैं बुद्ध भगवान का अवशेष ले करके हो ची मिन्ह सिटी पहुंचा और जब वहाँ इंश्राइन किया, स्थापित किया अवशेष को, तो मैंने जो दृश्य देखा है, मैं इसको चुपचाप नहीं बैठ सकता हूँ, इसलिए आपको बताना ही पड़ेगा कि वियतनाम का राष्ट्रपति, वहाँ का नंबर 1 हो ची मिन्ह का पोलिट ब्यूरो मेंबर, वहाँ का नंबर 1 जो हेड होते हैं, गवर्नर होते हैं, और पोलिट ब्यूरो में टॉप रैंकिंग वाले कम्युनिस्ट लीडर, सारे के सारे टॉप लेवल मिनिस्टर्स मेरे साथ में बुद्ध अवशेष के सामने में पूजा करने के लिए, नमन करने के लिए सब वहाँ सामने में पहुँच गए। सबने एक साथ माथा टेक करके बुद्ध का अवशेष का प्रार्थना किया है। ये मामूली दृश्य नहीं है। थोड़ा सा जो गहराई से सोचेंगे तो आपको पता चलेगा इसका ताकत क्या है। ऐसा नज़ारा, ऐसा परिस्थिति मैंने कल्पना कभी नहीं किया था, मैंने इस बार देखा है। इसलिए आज मैं जब लेह में आपके बीच में आया है तो देश का एक मंत्री के रूप में मैं 1-2 बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे कैबिनेट में मैं एकमात्र हूँ। वैसे तो मैं किसी एक धर्म से सिर्फ जोड़ के नहीं देखता हूँ, लेकिन बाय बर्थ, बाय प्रैक्टिस मैं एक बौद्ध हूँ और पहले बार एक बौद्ध धर्म मानने वाले या जो टेक्निकली ऑफिशियली नोटिफाइड माइनॉरिटी जिसको कहते हैं, एक बौद्ध को पहले बार भारत का सरकार में कैबिनेट के मंत्री के रूप में बैठने का मौका मिला है। हमारा देश तो आज़ादी प्राप्त हुए 77 ईयर पार हो चुके हैं,
लेकिन मैं वो खुश नसीब हूँ, पहला इंसान हूँ जो एक बौद्ध होकर के कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। हमसे पहले कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उस समय जो मंत्री थे वो बौद्ध धर्म अपनाया नहीं था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब लॉ मिनिस्टर बना इस देश का, तो वो 1951 तक इस देश का लॉ मिनिस्टर रहा है, और लॉ मिनिस्टर बनते समय में उसने इस्तीफा दे दिया, और 1956 में वो बौद्ध धर्म को अपनाया है। तो टेक्निकली वो जब मंत्री थे तो वो बुद्धिस्ट नहीं था, तो इसलिए एक रिकॉर्ड के हिसाब से मेरा पास वो रिकॉर्ड आ गया कि पहला इस देश का एक बुद्धिस्ट कैबिनेट मंत्री बना है। उससे पहले हमारे मंत्री होते थे, मगर डिप्टी मिनिस्टर या मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाते थे, तो सहयोगी के हिसाब से कैबिनेट मंत्री को सहायता करने के लिए MOS वगैरह बनाते थे, लेकिन फुल फ्लेज कैबिनेट मंत्री के रूप में कभी मौका नहीं मिला। तो मैं मानता हूँ कि हमारा प्रदेश में 2 ही लोकसभा MP है और 1 राज्यसभा है, 3 है। तो प्रदेश का साइज बड़ा है, जनसंख्या छोटा है, तो छोटा प्रदेश है, मगर वहाँ से कैबिनेट मंत्री बनाना, वो भी मुझे पहला उसी पद पर बिठाया, उसी मंत्रालय में बिठाया जिस कुर्सी में बाबा साहब अम्बेडकर बैठते थे। मुझे फर्स्ट इंडिया का लॉ मिनिस्टर बनाया, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी से, एक बुद्धिस्ट होने के नाते। इसलिए क्योंकि आज पवित्र दिवस है, इसलिए आपके सामने में मैं शेयर करता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति मैं हमेशा आभारी रहूँगा कि हमारा समाज हम सबको एक पहचान दिया है, एक जगह दिया है। ये सम्मान किरेन रिजिजू को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया वो नहीं है, ये मैं मानता हूँ कि हमारा पूरा समाज को इज्जत दिया है, एक पूरा समाज को पहचान दिया है। हमेशा हम परम पावन दलाई लामा जी से आशीर्वाद लेते रहते हैं, उनका मेरे ऊपर बहुत कृपा है। पत्र लिखता है मुझे, आशीर्वाद भेजते रहता है कि आप सुखी रहो, मेहनत करते रहो, उसी प्रकार से आप समाज का सेवा करते रहो। इस तरीके से जब मुझे आशीर्वाद मिलता है हमारे रिम्पुचे लोगों का, लामा लोगों का, हमारा लिए एक बहुत प्रोत्साहित करने वाला बात रहता है हमेशा। अंत में मेरा कुछ दायित्व है, दायित्व पूरा करने के लिए मैं हमेशा आगे रहूँगा। मैंने आज से 3-4 साल पहले एक प्लानिंग किया था कि हमारा देश में बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान अलग से एक स्थापित करना चाहिए। तो हमने कुछ साल पहले शुरुआत किया था, और मैं खुद ही माइनॉरिटी अफेयर्स का भी मंत्री हूँ, इसलिए बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से हमने कुछ रचना की है। और मैंने अभी हिमालयन बुद्धिस्ट काउंसिल का बैठक हुआ था, उसमें लद्दाख से भी काफ़ी लोग आए, तो मैंने उसमें कह दिया है कि लद्दाख से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक और देश में और भी हमारा बौद्ध जो धर्म मानने वाले और बौद्ध संस्थाएं हैं, हिनायन, महायान, वज्रयान, सब लोग, सबको मैंने कहा है अपने तरफ से कि आपका मोनेस्ट्री में कोई संस्था होगा, ऑर्फेनेज सेंटर होगा, कल्चरल सेंटर होगा, लाइब्रेरी बनाने का बिल्डिंग जरूरत होगा, इवन खेलने के लिए। मोनेस्ट्री मतलब क्या, लामा लोग नहीं खेलना चाहिए क्या? लामा लोग भी वॉलीबॉल खेल सकते हैं, अपना फिटनेस के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम बना सकते हैं, सबके लिए चाहिए। मैंने कह दिया कि क्या क्या ज़रूरत है, आप लोग प्लानिंग करके एस्टिमेट बनाइए और उसको अच्छी तरह से उपयोग करने का टारगेट लगाइए, उसका फंडिंग करने का जिम्मेदारी मैं पूरा लेता हूँ। मैंने कहा, इसलिए फिर से हमारे यहाँ में काफ़ी सीनियर लीडर्स बैठे हैं, आप लोग प्लानिंग कीजिए। ऐसा नहीं कि कल से सुबह से डायरेक्ट हर आदमी एप्लीकेशन लिख देगा, ऐसा नहीं। इंस्टीट्यूट का नाम से, स्टेट गवर्नमेंट का नाम से, अथॉरिटी से रिकमेंडेशन आना चाहिए। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्लानिंग डिपार्टमेंट या जो माइनॉरिटी अफेयर्स जो देखते हैं, उसके ओर से रिकमेंडेशन आना, ये नियम है, ये सिस्टम को पालन करना पड़ता है। उसके अलावा मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि जो हमारा 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्री होने के नाते जो 6 नोटिफाइड कम्युनिटी है, मुस्लिम है,
सबसे बड़ा माइनॉरिटी, हमारा देश का जितना माइनॉरिटी का पॉपुलेशन है वो दुनिया का अमेरिका से भी ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया में माइनॉरिटी का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, आप सोच के देखिए कितना हमको भागदौड़ करना पड़ेगा। मुस्लिम कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है। सबसे कम पारसी है, 52,000 बच गया हमारे देश में। उनको बचाने के लिए भी हम कार्य कर रहे हैं। तो हमने मुसलमानों के लिए हज का व्यवस्था हो या उनका अन्य व्यवस्था के लिए मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ। क्रिश्चियंस के लिए और पारसी के लिए, जैन के लिए, सिखों के लिए कई कार्यक्रम हमने लॉन्च कर चुके हैं। तो मेरा जो 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनका व्यवस्था, उनका अच्छाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जिम्मेदारी दिया है उस हिसाब से मैं पूरा 6 कम्युनिटी के लिए मैं काम कर रहा हूं। और साथ साथ मेरा जो बड़ा जिम्मेदारी है पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसके नाते भी मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि हमारे ये जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ का प्रतिनिधि अच्छा हो, जगह जगह उनको अच्छा जगह मिले, देश और दुनिया में उसका पहचान मिले। मैं ये कोशिश करते रहूँगा और आगे आपका इस तरीके से प्यार, मोहब्बत, आशीर्वाद मिलते रहेंगे तो हम और आगे काम करेंगे। मैं फिर से बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद प्रस्ताव करना चाहता हूँ कि आपने आज मुझे मिला है। एडवोकेट ताशी ग्याल्सन जी दिल्ली में उनके साथियों के साथ आकर के मुझे इनवाइट किया, कहा कि आपके हाथों और पूरे लद्दाख से जुड़े हुए एलजी साहब से जुड़े हुए हमारे तमाम जो रिम्पुचेस है सब रहेंगे। उस बीच में अगर आप आएंगे तो कुशक बाकुला रिम्पुचे का बहुत अच्छा श्रद्धांजलि होगा, उपयुक्त तरीके से हम लोग उसको ट्रिब्यूट दे सकते हैं, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया। और मुझे यहाँ इतना अभी हमारा व्यस्त कार्यक्रम चलते हुए भी आपके बीच में आने का मौका मिला। मैं मानता हूँ कि बुद्ध भगवान का आशीर्वाद है तभी मैं आपके बीच में आने का मौका मिला। रिम्पुचेला का आशीर्वाद है, भव्य इतना खूबसूरत यहाँ जो मूर्ति खड़ा है ये सिर्फ देखने के लिए मूर्ति नहीं है, ये मूर्ति हमको इंस्पायर करते रहेंगे, हमको आगे काम करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे कि सदियों साल पहले लोग हजारों किलोमीटर आगे जा कर के बौद्ध धर्म, बुद्ध भगवान संदेश को फैलाया। वैसे ही हमारा कुशक बाकुला रिम्पुचे ने बुद्ध धर्म को समझाते हुए, मंगोलिया में जीवित करते हुए लद्दाख का मॉडर्न फाउंडेशन को उन्होंने यहाँ कायम किया। ये इंस्पिरेशन देते रहेंगे और साथ साथ हमको ये कहते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे कि जब तक इस दुनिया में है तो अच्छा काम करते रहो, मानव सेवा में निरंतर जुड़े रहना चाहिए, ये संदेश मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।